MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, एक अटूट रिश्ता जो हमारी और आपकी भावनाओं को राष्ट्र हित के आयामों से जोड़ देता है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर चल रहे माहौल की, उस दिवालिया हो चुके राजनीति की, जहां मां का इस्तेमाल गद्दी और हंसी ठिठोली के लिए किया जा रहा है। हम बात करेंगे उस आतंकी नेक्सस की जो भारत में धमाके करने वाला ही था, और फिर सुनाएंगे आपको पाकिस्तान की उस बदजुबान क्रिकेटर की घटिया सोच जिसने भारत के प्रति पाकिस्तान की मानसिकता को एक बार फिर उजागर कर रख दिया है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस मंदिर की जिसके बाहर आस्था को चोट पहुंचाने की साजिश रची गई। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। चलिए, इस बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीति में अगर दिमाग में दिवालियापन हावी हो जाए तो फिर यह राजनीति आम जनता के लिए खतरनाक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आईक्यू का जितना भी इस्तेमाल कर सकती है कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने जो एआई वीडियो का इस्तेमाल किया वो बता रहा है कि वे खाली हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, दिमाग खाली है। यह वीडियो बिल्कुल एक रिप्रेजेंट कर रहा है इन चीजों को, लेकिन इसके कंटेंट को अगर आप देखेंगे या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक देखे, क्या जरूरत पड़ी थी पीएम की मां को लेकर ऐसी वीडियो बनाई जाए? राजनीति का कौन सा आयाम कांग्रेस गढ़ना चाहती है? बार बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के लिए उनकी मां का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अपनी कौन सी राजनीतिक सफलता दिखाना चाहते हैं? सवाल है कि आखिर राहुल कब मांगेंगे माफी? देखिएगा। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। कांग्रेस की ये कौन सी राजनीति है जो मां बेटे के रिश्ते को नहीं बख्शती? कांग्रेस सत्ता की भूख में अब मां जैसी पवित्र भावना को राजनीति में घसीटती है। पहले इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को मां की गालियां दी जाती हैं। फिर कांग्रेस ने सारी सीमाएं पार कर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का एआई वीडियो जारी कर देती है। यह वीडियो है सिर्फ 36 सेकेंड का, लेकिन इसमें नफरत की सारी कहानियां छुपी हैं। एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है और कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। लेकिन असली मंशा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की, उनकी मां के नाम पर मजाक उड़ाने की, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है, लेकिन दूसरों के परिवार का सम्मान करना कांग्रेस आज तक नहीं सीख पाई। कांग्रेस पार्टी फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का अपमान कर रही है। एक दिवंगत स्वर्गीय आत्मा का किस प्रकार से राजनीति के लिए मखौल उड़ा रही है। इससे पहले तारिक अनवर ने भी गाली देने को जस्टिफाई किया। ये कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। ये पूरे भारत के समाज की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है। लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान करना, ये कांग्रेस की घटिया, होची और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। एक मां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकल्प दिए, आत्मबल दिया, आज उन्हीं की छवि के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। बिहार कांग्रेस ने जो किया है वो सिर्फ राजनीति नहीं, ये नीचता है, नीचता। ये कांग्रेस का वो ओछापन है जो उसकी हार की बौखलाहट की गवाही दे रहा है। कांग्रेस कहती है कि ये व्यंग है, ये कला है, लेकिन क्या कला के नाम पर किसी की मां का मजाक उड़ाना सही है? देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है।
एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है और इस तरह का यदि कोई भावना यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। उसमें गलत क्या है? जो शख्स क्रिएटिविटी कर रहा है उसने अपनी क्रिएटिविटी की है और उसने गलत क्या कहा है? ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? तो ये अपने आप में बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है, उसमें हम लोगों ने ये बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की मां को घसीटना कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसे भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है और अब मां शब्द की खिल्ली उड़ाई जा रही है। न माफी न पछतावा, बस राजनीति। यही कांग्रेस का अब असली चेहरा बचा है और यह कोई पहली बार नहीं। कांग्रेस के नेता हर मंच से हर बार किसी न किसी बहाने से पीएम मोदी को गाली देते आए हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। एक चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। अब तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये कांग्रेस की राजनीति का अंधेरा चेहरा है जिसे हर बार अलग अलग मंचों से अंजाम दिया जा रहा है और हर बार सारी हदें पार की जाती हैं और इतना ज्यादा कि शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आती। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। कांग्रेस की हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदल रही है, फिसलती जुबान और मंच की मर्यादा अब सोशल मीडिया पर दिख रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पांव धोकर उनसे आशीर्वाद लिया था, वो दृश्य आज भी देश के दिल में बसा हुआ है और आज उन्हीं मां के नाम पर राजनीति की गंदी चालें चली जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? क्या कांग्रेस में हार के डर की बौखलाहट है? क्या कांग्रेस में मर्यादा, नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता कभी सुधर पाएगी? यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह लोकतंत्र का वो अलार्म है जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया। जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगे, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगे, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगे, तो समझ जाइएगा कि पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है। उससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है, दूसरी तरफ सीमा पार पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से तैयारियां चल रही थीं। आतंकी मॉड्यूल का सरगना पाकिस्तान से भारत में धमाके की योजना बना रहा था। भारत में छिपे आतंकी गुर्गे बम बांध रहे थे, लेकिन कोई यह साधारण तैयारी नहीं थी, बल्कि पूछताछ में पता चला कि फिदायीन हमले की तैयारी थी। बम वाले जैकेट तैयार थे, टारगेट फिक्स था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को मिली सूचना ने उनके मंसूबों को बर्बाद कर दिया। खुलासे कई हैं जिसे सुनकर आप ये पूछ बैठेंगे कि क्या तैयारी ऐसी थी? वो आपके घर के ठीक बगल में एक स्टूडेंट के तौर पर रह रहा था, लेकिन आप बेखबर थे। तो हो जाइए तैयार एक ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए जो आपको जगाएगी, राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब बताएगी।
देश के अंदर चल रही गजवाए हिंद की खौफनाक साजिश में अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो खुलासा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 5 राज्यों से पकड़े गए इन 5 आतंकियों के शातिर दिमाग में केमिकल बम और आईडी धमाकों से दहशत फैलाने की साजिश चल रही थी। ISIS टेरर मॉड्यूल की टीम 5 की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। इनपुट्स बता रहे हैं स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे आतंकियों की फौज कई राज्यों में फैली है और उनका सीधा कनेक्शन आतंकिस्तान से है। देश में आतंकी खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे ISIS टेरर मॉड्यूल के ये 5 आतंकी अपने मकसद के करीब पहुंचने की कगार पर थे, जिसमें दानिश, जिसकी उम्र 23 साल है, जो कि रांची का रहने वाला है, उसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो आईडी बनाने में माहिर है और आईडी बम टेस्ट करते वक्त घायल भी हुआ था। दूसरा नाम हुजैफा यमन का है, जिसकी उम्र 20 साल की है और तेलंगाना का रहने वाला है। बी फार्मा का छात्र है, हथियारों और गोला बारूद बनाने में भी ये दानिश की मदद करता था। तीसरा नाम कामरान कुरैशी का है, 25 साल की उम्र और मध्य प्रदेश का रहने वाला, ये भी मॉड्यूल का एक एक्टिव मेंबर था। चौथा नाम आफ्ताब कुरैशी का है, जिसकी उम्र 25 साल, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। कल्याण मुंबई के रहने वाले आफ्ताब निजामुद्दीन स्टेशन से अबू सुफियान के साथ गिरफ्तार हुआ है। पांचवा नाम 20 साल के अबू सुफियान का है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो आफ्ताब के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल था। 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंग्लिश से ऑनर्स, लेकिन इन सभी आतंकियों के दिमाग में सिर्फ एक एजेंडा चल रहा था, भारत को जलाना और दहलाना। इसके लिए इन आतंकियों ने फिदायीन हमले की तैयारी कर रखी थी। कम से कम 2 फिदायीन बनने को तैयार थे। आतंकी सुसाइड जैकेट भी तैयार कर रहे थे। इनका मकसद था टारगेट किलिंग को अंजाम देना। इनके निशाने पर देश के कुछ बड़े राइट विंग लीडर्स थे। ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में थे जो धमाकों और टारगेट किलिंग को अंजाम दे पाएं, जो मिशन गजवाए हिंद के नाम पर खून की होली खेलना चाहते थे। जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। सर, ये 5 मिले कैसे, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट हुआ इनका? ये इनिशियल रिक्रूटमेंट तो एक दूसरे से टच में सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, बट लेकिन बाद में इनमें से काफ़ी लोगों ने एक दूसरे से फिजिकल मुलाकात करके तसल्ली की थी कि ये जेन्युइनली इनके हिसाब से रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं कि नहीं है। एनआईए की एंट्री से इस मामले के उलझे तारों को सुलझा पाना अब आसान हो गया। रांची के तबरक लॉज में जनवरी 2024 से रह रहे अशहर दानिश की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान से हैंडल हो रहे एक बड़े मकसद पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। दानिश इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक मॉड्यूल से संबंधित था। केमिकल और आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। दानिश कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था। इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क के अन्य सदस्यों के संपर्क में था। इन सबके मास्टरमाइंड कोई अनपढ़ मौलवी नहीं, बल्कि इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट, बम बनाने में एक्सपर्ट और ISIS का पैरेलल कमांडर दानिश था, जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। पाक परस्त आतंकी गजवाए हिंद के नाम पर भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछाए जा रहे हैं। तकरीबन 50 लोग इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर थे
और सभी एजेंसियों के रडार पर थे। ये लोग आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। 50 लोगों में सिर्फ 5 को ही पता था वो क्या तैयारी कर रहे थे, कैसे आतंकी मॉड्यूल बना रहे हैं और ये सभी बम का मटेरियल जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, टेरर मॉड्यूल का सरगना दानिश तो बम बनाने में जुट गया था और इस दौरान घायल भी हुआ, उसकी आंख में चोट भी आई। ये 5 आतंकी जो कि स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए, इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक, भारत में गजबाए हिंद के नाम से जो ग्रुप बनाया गया उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल थे, उसमें ये 5 टेररिस्ट भी शामिल थे। इनकी चैट से ये खुलासा हुआ कि ये लोग फिदाइन बनने के लिए भी तैयार थे। जी हाँ, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें से कुछ आतंकी फिदाइन बनने के लिए तैयार थे, जिनके लिए जैकेट बनाने की भी कवायद शुरू कर दी गई थी। ये वो जैकेट थी जिसके अंदर बम प्लांट किए जाते और एक ह्यूमन बम के तौर पर ये लोग काम कर सकते थे। भारत के अंदर मिशन गजवाए हिंद के नाम पर खून की होली खेली जानी थी। साजिश पाकिस्तान में बैठे आकाओं का था, लेकिन सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने इनके नापाक मंसूबों को फिर एक बार फेल कर दिया। तो पाकिस्तान का काम उजागर हो गया, वो क्या करना चाहता है भारत में। लेकिन एक ऐसा बदजुबान क्रिकेटर जो आतंक की भाषा बोलता है, जो जब भी मुंह खोलता है भारत के खिलाफ बोलता है, नाम है शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान क्रिकेट का पूर्व कप्तान और इस बार एशिया कप के आयोजन से पहले उसने अपनी गंदी जुबान फिर से खोली। भारत की जनता और खिलाड़ियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन सवाल उस बयान से ज्यादा उन लोगों से है जो इस मैच का मूक समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहचान, जहरीला बयान। शाहिद अफरीदी के बोल बेईमान। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश की गई। जहां गेंद और बल्ला बोलता है, उस मैदान में कई बार चित्त होने के बावजूद जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान का पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी जहरीला बयान दे रहा है, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी का डर और भारत के खिलाफ एजेंडे को दिखाता है। वो भी तब जब एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होना है। दोनों टीमों के बीच मुकाबले से पहले विवादित बयान पाकिस्तान की सोच का सच बता रहा है, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर राजनीतिज्ञ। शाहिद अफरीदी ने कहा, खिलाड़ियों को हार के बाद घर जलाने, जान से मारने तक की धमकियां मिलती हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो घरों तक पहुँच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। तो बेचारे, मैं क्या कहूँ, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। शाहिद अफरीदी शायद उन दिनों को याद कर रहे हैं जब भारत से हारकर लौटते ही सड़े हुए टमाटरों से पाकिस्तानी टीम का स्वागत होता था और भारत में खुशी के पटाखों की आवाज पाकिस्तान को परेशान करती थी। आज भारत में पाकिस्तान के साथ होने वाले इस मैच का खूब विरोध हो रहा है और ऐसे में अफरीदी के बयान के बाद शायद ही कोई राष्ट्रवादी होगा जो इस मैच के पक्ष में हामी भरेगा। कई सवाल हैं और कई तर्क भी। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले कराए, उसके साथ मैच क्यों? राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के खिलाफ मंसूबा है, फिर मैच क्यों? आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे तो फिर पाक के साथ मैच क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है जो खेल और पैसा कमाना जरूरी है? सरासर गलत बयान है और ये पाकिस्तान, इसका मैच बिल्कुल होना नहीं चाहिए हमारे देश में। मुझे नहीं पता कि अफरीदी जी ने मतलब किस उस पे बोला है, बट ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी। और खिलाड़ियों को बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है हमारे कंट्री में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग रहते हैं और जिसका अभी आपको इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जवाब मिलेगा।
ऐसा हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के संग होता हो, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई माहौल नहीं है और सभी इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत प्यार करती है यहाँ की जनता। पाकिस्तान की झूठी अकड़ से ज्यादा आंकड़े पाकिस्तान पर भारत की जीत की गवाही देते हैं, लेकिन मैच से पहले झूठा एजेंडा सेट कर रहा अफरीदी भारतीय लोगों की भावनाओं को बयानों के जरिए आहत कर रहा है। लेकिन फिर भी बीसीसीआई की मजबूरी क्या है जो मैच खेलने पर आमादा है? फर्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि मैच से ज्यादा राष्ट्र सर्वोपरि होता है। बीसीसीआई ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया इस बात को कि पाकिस्तान ने क्या किया था हमारे साथ। अभी साल भर भी नहीं हुआ है इस बात को, कुछ महीनों में आप भूल जाते हैं ये चीज कि पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आके हमें हिंदू बोल के कलमा पढ़ने मजबूर करके मार के जा रहे हैं, और आप पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए राजी हो रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता ये किस टाइप का मतलब इमोशंस बचे हैं लोगों में कि नहीं बचे हैं। लोग क्या चाहते हैं? क्या फिर से उनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे मिले और फिर वो एक अगला पहलगाम करें, फिर से आके वो किसी और हिंदुस्तानी को मारे? क्या यही इसी का वेट कर रहे हैं हम? पूरा भारत मैच के खिलाफ है, क्योंकि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते। हमारी बहू बेटियों की मांग के सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ हम फ्रेंडली अगर मैच खेलना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी बेशर्मी की बात होगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जो स्वयं अपने घर पर पाकिस्तान के तत्कालीन कैप्टन और बाद में दाऊद के कुछ रिलेटिव नाता जुड़ गया, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसे जावेद मियादाद को घर पे खाने पे बुलाते हैं, वो हमारे को क्या सवाल पूछेंगे? पूरी दुनिया को पता है कि भारत के लिए क्रिकेट केवल खेल नहीं, राष्ट्रभक्ति का उत्सव है। चौकों और छक्कों की बरसात केवल रन नहीं, धड़कन है। हर विकेट सिर्फ एक गेंदबाज की उपलब्धि नहीं, बल्कि तिरंगे का मान है। और इससे भी बड़ी बात यह कि इसे खेल रहे खिलाड़ी और खचाखच भरे स्टेडियम में उठता हुआ शोर। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस उतना ही, लेकिन आप जहां भी रहें अपनों के साथ रहें, मस्त रहें और राष्ट्र के बारे में पहले सोचें। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH